बड़ा अपना रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है। ऐसे में अब एक फंडामेंटल नजरिया भी यहाँ पर बाजार पर लेना जरूरी है। उसके बाद टेक्निकल एनालिस्ट से भी जुड़ेंगे। मोहित जहांगीर है हमारे साथ, फाउंडर हैं इन्वेस्टिंग हब के, उनसे बात करते हैं। मोहित, गुड आफ्टरनून। पहले तो बड़ी बात और जो बड़ी एक नजर बनी हुई है वो अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे बनी हुई है। अभी तक कन्विक्शन ही नहीं आ रहा था इन स्टॉक्स पर, लेकिन अब जब ये कॉन्फिडेंस कैपिटल आ चुकी है इस ग्रुप के पास, तो आपको लगता है कि यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम, हाई कन्विक्शन अडानी स्टॉक्स फिर से फेवरेबल होती हुई दिखाई देगी? गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो जहां तक अडानी ग्रुप का सवाल है, सबको पता है कि उनके पास एसेट्स काफी अच्छे खासे हैं, बट जो एसेट का फंडिंग हुआ है वो डेट के थ्रू है। तो बिकॉज उनके बैलेंस शीट्स काफी ओवर लिवरेज थे, तो हमने इतना अच्छा फॉल आते हुए देखा। वैल्यूएशंस भी बहुत हायर साइड पे थे। बट जहां तक बात है रिकवरी की, तो मैं देखता हूँ ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस है, जो कि कुछ इंस्टीट्यूशंस का बाइंग की वजह से आया है। थोड़े बहुत सेंटिमेंट्स भी इम्प्रूव हुए हैं, बट स्टिल हम अडानी ग्रुप में देखते हैं तो कुछ ही कंपनीज है जिनमें वैल्यूएशन आई थिंक फेयर है। अंडर वैल्यूड कोई सा भी कंपनी नहीं है। तो ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस की तरह हम देखते हैं। ये आई थिंक 3-4 महीने आ सकता है, बट सस्टेन होगा या नहीं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन। बिल्कुल मोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। सही कह रहे हैं आप। इस वक्त अडानी ग्रुप में सेंटिमेंट्स तो नज़र आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि जो बादल थे टेंशन के, वो छटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगे समझना होगा कि कितने ज़्यादा ये सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इसके अलावा अगर भारतीय बाजार के मूड माहौल को समझें, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में अच्छी मजबूती नज़र आ रही है। चाहे फिर वो बड़े हैवीवेट बैंक्स हो, मिड कैप बैंकिंग हो, छोटे मझौले बैंक्स हो, अच्छा एक्शन यहाँ पर। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज है, नेट इंटरेस्ट इनकम है, एनपीएस का लगातार घटना है। ये सब कुछ बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। कुछ बिजनेस अपडेट्स भी फाइनेंशियल्स में आते हुए दिखे हैं जो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बैंकिंग को लेकर आपका नजरिया क्या है? बैंकिंग में जहां तक हमारी पिछली बार भी बात हुई थी पीएसयू बैंकिंग स्पेस के बारे में, तो एक अच्छा खासा वैल्यू अटेन कर चुके हैं। काफी फ्लोज हमें दिखते हैं। उनका जो एसेट क्वालिटी है उसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पीएसयू बैंक्स में आप एक सिर्फ एसबीआई को देखते हैं, उन्होंने अच्छा खासा वेल्थ बना के दिया है। बट बाकी सभी बैंक्स का अगर आप एनालिसिस करें तो किसी ने भी लास्ट 10 साल में भी अच्छा वेल्थ बना के नहीं दिया है। तो बैंकिंग से अच्छा जो आप फाइनेंसिंग का पार्ट बोल रहे हैं, तो उसमें एक बिल डिस्काउंटिंग में कंपनी है एसजी फिनसर्व। तो ऐसी कंपनीज हमें काफी पसंद आती है जो काफी लो बेस से ग्रो कर रही है अभी। या फिर यूग्रो का अगर हम एग्जांपल लें, तो जो एनबीएफसीज हैं उनमें आप ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, इंस्टीड ऑफ जो पीएसयू बैंक्स। और जहां तक प्राइवेट बैंक्स की बात है, उसमें आपको एक कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलते हैं। तो उसमें आप अगर आपका अगर रिस्क प्रोफाइल बहुत ही डिफेंसिव है, तब जाके आप प्राइवेट बैंक में लगा सकते हैं। बट आई थिंक पीएसयू बैंक्स में आप लॉन्ग टर्म नजरिया नहीं रख सकते हैं। अभी आप देखते हैं रेट्स आपका हाइक हो रहा है, तो उस वजह से पीएसयू बैंक्स को भी काफी बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। बट जैसे ही ये रेट हाइक पूरा रिवर्स होगा, तब हमें देखना होगा कि वो कितना सस्टेन कर पाते हैं। मोहित, जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी फॉर व्यूअर्स ऑल्सो, क्योंकि एक बड़ी वजह होती है क्योंकि आप अपने साथ अपनी कंपनी का भी एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। उस एक्सपीरियंस के नाते आप हमें और स्पेसेस बताएं। इस वक्त आपकी कंपनी कौन कौन से स्टॉक्स पर, स्पेसेस पर रिसर्च कर रही है जहां पर इन्वेस्टर्स भी नजर डाल सकते हैं? तो हम बेसिकली सोलर पैनल इंडस्ट्री को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। जो भी पूरा रिन्यूएबल एनर्जी में अभी काम हो रहा है, तो हम उससे काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो हमें लगता है कि सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज और उनके जो एंसिलरी मैन्युफैक्चरर्स है, उनमें हमें लगता है अभी भी मेगा ट्रेंड जो था वो इंटेक्ट है। आप अभी भी देखते हैं किस सेक्टर में आपको डिमांड अभी भी इंटेक्ट दिखता है, तो उसमें से एक है सोलर पैनल और एंसिलरीज का। क्योंकि पूरा चाइना प्लस वन का यहाँ पर आप देखते हैं सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। अभी इंडिया का कैपेसिटी कुछ 20-30 मेगावाट 20-30 गीगावाट की रेंज में है जहां तक सोलर पैनल्स की बात है। और अगर हम एंसिलरीज की बात करें, जिसमें कि सोलर सेल काफी अहम पार्ट है सोलर पैनल पूरा वैल्यू चेन का, तो उसका कैपेसिटी कुछ 10 गीगावाट से भी नीचे है। तो ये अगर हम टारगेट करते हैं, जैसा अगर हम एमएनआरई का प्रेस रिलीज पढ़ते हैं, तो उसमें 2025-26 तक 80-90 गीगावाट तक की कैपेसिटी की बात की जा रही है। और इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बनाने तक की भी बातें की जा रही है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें लगता है अगले 3-4 साल में डिमांड में कोई डिमांड साइड डिसरप्शन नहीं आएगा। और अगर सोलर पैनल्स में नहीं आता है, तो इससे रिलेटेड जो भी एंसिलरीज है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है। बट
ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अभी रिसेशन प्रूफ है, बिकॉज लो बेस से ग्रोथ हो रहा है। अभी कैपेसिटी 10 गीगावाट 12 गीगावाट है, जो आने वाले समय में 3 4 साल 5 साल में 100 गीगावाट तक जाएगा। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें लगता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का पैसा बनना चाहिए। चलिए, ये तो वो तमाम सेक्टर्स आप बता रहे मोहित जहां पर कन्विक्शन आपको नजर आती है, कॉन्फिडेंस है और यहां से आपको लगता है कि अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनसे दूर रखने की हिदायत, दूर रहने की एडवाइस आप देंगे, क्योंकि पिछले एक साल में कई सारे सेक्टर्स और कई सारे स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने डीप करेक्शंस देखे हैं। अब वहां से संभलना, वहां से कॉशियस एक एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। तो कौन से सेक्टर से दूर रहेंगे आप? तो जिन भी सेक्टर में आप देखिए, जो भी काफी कैपिटल इंटेंसिव है, जिनमें आपको अपना कैपेसिटीज इंक्रीज करने के लिए काफी बड़ा अमाउंट चाहिए रहता है, काफी बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, तो बिकॉज अभी हाई आपका इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, तो इसमें उन कंपनीज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जिनको डेट का रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, या फिर जिन कंपनीज में ऑलरेडी काफी डेट है और रीपेमेंट का आपको अभी 2 3 साल विजिबिलिटी दिखता है नहीं, तो उनकी बॉटम लाइन पे अच्छा खासा इम्पेक्ट आएगा। क्योंकि जैसे रेट हाइक 25 बेसिस पॉइंट 30 बेसिस पॉइंट ऐसे धीरे धीरे होता है, वैसे ही रेट कट भी धीरे धीरे होगा। तो एक उनका बॉटम लाइन पे आपको इम्पेक्ट आते हुए दिखेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ऐसे में हमें लगता है जैसे मेटल सेक्टर हो गया, तो उनका अभी आई थिंक कंसोलिडेशन फेज में वो रहेंगे जब तक आपका रेट्स भी नॉर्मल नहीं हो जाता, जब तक चाइना भी रीओपन सही से नहीं हो जाता है। बाकी रियल एस्टेट में अगर आप अभी आर्टिकल्स देखते हैं तो इन्वेंट्री लेवल्स थोड़ा सा अभी हायर साइड पर जाते हुए दिख रहे हैं, तो वो सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है। और पावर सेक्टर में भी आप देखते हैं, थर्मल पावर जैसा आप अगर एग्जांपल लें, उनमें भी कंपनीज को आने वाले टाइम में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। मोहित, मेरा एक आखिरी सवाल होगा आपसे। मैं रियल एस्टेट पे थोड़ा बुलिश हूँ। मेरे पास 2 क्वेश्चन है। या तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी कंपनी को खरीदूं जो बिल्कुल बॉटम पे चल रही है अभी, और मैं वैसे इन्वेस्टर रहूँगा, उसके अंदर रहूँगा 1 साल, या फिर मैं मैक्रोटेक डेवलपर्स को खरीदूं जो कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत शानदार चली, साइडवेज हुई, फिर से चल रही है। तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, दोनों में से आप मेरे को गाइड कीजिए क्या करना चाहिए। तो जहां तक आपने बात की दोनों ही कंपनीज की, गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्रोटेक डेवलपर्स का, तो दोनों ही लार्ज कैप्स है। हमारा जनरली फोकस रहता है स्मॉल और मिड कैप्स पे, तो उनमें हम उस स्पेस में काफी कंपनीज ट्रैक करते हैं। तो आज भी हमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, और नो डाउट उनमें गवर्नेंस काफी अच्छा है, इसलिए उनको मार्केट एक सर्टेन प्रीमियम देता है। बट आज भी हमें वहां पर ऐसा 20-25% के केगर मिल जाए नेक्स्ट 3 4 साल के लिए, वो हमें काफी मुश्किल दिखता है। तो आज उसी वजह से हमें अगर रियल एस्टेट में कुछ कंपनी में इन्वेस्ट भी करना है, तो हम ग्रोथ को टारगेट करेंगे, जहां पर हमें ग्रोथ 15-20% से ज्यादा दिखे अगले 3 से 4 साल के लिए, ना कि मतलब सेफ रिटर्न्स के लिए हम जाए, क्योंकि हमारा स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा फोकस रहता है। ओके, ऑलराइट मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।